अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8वीं जमात का जोग्राफिया का सबक नंबर 5 बहरी रवे इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे। एक अमल के जरिए बहरी रवे किस तरह पैदा होती है ये समझेंगे। इस तजुर्बे के लिए लगने वाली अशिया है धात का बड़ा ट्रे, पानी, प्लास्टिक की टिकलियाँ या रंगीन टुकड़े, स्प्रिट लैम्प वगैरह। धात का ट्रे स्टैंड पर रखकर इसमें पानी डालना है। पानी की हलचल कम हो जाने के बाद इसमें प्लास्टिक की रंगीन चपटे टुकड़े डालेंगे। थोड़ी देर बाद ये टुकड़े पानी में तैरते हुए ठहर जाएंगे। इसके बाद स्प्रिट लैम्प की मदद से ट्रे के एक हिस्से को गर्म करेंगे और मुशाहिदा करेंगे। मुशाहिदा करने के बाद ये जहन में आया कि पानी की हरारत में जैसे जैसे इजाफा होता गया, रंगीन टुकड़े पानी में एक जगह से दूसरी जगह तैरने लगे। हरारत जैसे बढ़ती है, पानी की कसाफत कम होती है, इसलिए कम हरारत वाला पानी ज़्यादा हरारत वाले पानी की जगह लेता है। थोड़े वक्त के बाद तो ये रंगीन टुकड़े दायरवी शक्ल में पानी में तैरते नजर आते हैं। टुकड़ों की ये हरकत पानी की रवों की वजह से होती है। सन 1992 में बहरुल काहिल में एक अजीब वाकया पेश आया। एक माल बरदार जहाज हांगकांग से अमेरिका के लिए निकला था। बहरुल काहिल से सफ़र करते हुए हवाई के जज़ाइर के करीब जहाज़ में से खिलौने भरा एक कंटेनर समंदर में गिर गया और फूट गया। इस कंटेनर से तकरीबन 28,000 रबर के खिलौने बहरुल काहिल के पानी पर तैरने लगे। ये वाकया 10 जनवरी सन 1992 को पेश आया था। इसके बाद तो एक हैरत अंगेज़ वाकया देखने को मिला। तकरीबन 10 महीने बाद यानी 16 नवंबर सन 1992 को कुछ खिलौने अलास्का के किनारे तक जा पहुँचे। चंद खिलौने आबनाए बेरिंग उबूर करते हुए 2000 तक बहरे आर्कटिक की जानिब बहते चले गए। इनमें से 22 खिलौने आर्कटिक से बहरे ओकियानूस की जानिब बह गए। 22 खिलौने बहरे ओकियानूस से बहते हुए सन 2003 में अमेरिका के मशरकी साहिल पर पहुँचे, तो कुछ खिलौने सन 2007 तक यूरोप के मगरबी साहिल पर जा ठहरे। हवाई के जज़ाइर से 22 खिलौने बरआज़म ऑस्ट्रेलिया की जानिब बहते चले गए। यहाँ पर नक्शा है हमारा 5.2, इसका हमें मुशाहिदा करना है। जोग्राफिया ही वजाहत समंदरी पानी की हरकत के लिहाज से 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 है सतह समंदर से 500 मीटर और नंबर 2 है 500 मीटर से ज़्यादा गहरा। सतह समंदर से 500 मीटर गहराई तक पानी की ऊपरी तह मानी जाती है। इतनी गहराई तक सूरज की शुआएं और हरारत पहुंच सकती है। पानी की इस सतह पर समंदरी पानी की हरकत उमूमन हरारत और नमकीनियत की वजह से होती है और सैयाराती हवाओं की वजह से समंदरी पानी की हरकत को रफ्तार हासिल होती है। उफ़क़ के मुतवाज़ी सतही रवें समंदर की सतह से बहने वाली मौजों से बहरे आज़म का 10% पानी बहता है। सतह समंदर से 500 मीटर गहराई तक की मौजें सतही मौजें कहलाती हैं। इन मौजों को सीवर ड्रिप इकाई में नापा जाता है। एक सीवर ड्रिप यानी 10 की कुव्वत 6 मीटर फी सेकंड बरतरफ पानी है। समंदर की पानी की उफ़क़ी यकसा हरकत गर्म और सर्द रवों की वजह से होती है। ख़त इस्तवा की जानिब से कुतबैन की तरफ और कुतबैन की जानिब से ख़त इस्तवा की तरफ रवें बहती है। ये रवें बड़े पैमाने पर सैयाराती हवाओं की वजह से दूर दराज ढकेली जाती है। इस अमल से बहरे आज़म का पानी ख़त इस्तवा से कुतबैन की जानिब और फिर कुतबैन से ख़त इस्तवा की जानिब हरकत करता है। शक्ल 5.4 में दिए हुए नक्शे का मुशाहिदा करना है और कुछ सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करना है। समंदरी रौ की ख़ास किस्में कौन सी नज़र आती है? यहाँ पर नक्शे में हमें लाल और नीली रंग की कुछ लाइनें दिखाई दे रही है। लाल रंग में समंदरी रौ की गर्म रवें हैं और नीली लकीरों में सर्द रवें हैं। ख़त इस्तवा से कुतबैन की जानिब बहने वाली रवें किस किस्म की है? ख़त इस्तवा से कुतबैन की जानिब
गर्म रवें बहती है। कुतुबैन से खत इस्तवा की जानिब बहने वाली रवें किस किस्म की है? कुतुबैन से खत इस्तवा की जानिब सर्द रवें बहती हैं। समंदरी रवें दायरानुमा बहते वक्त इनके बहने की सिमतों में शुमाली और जुनूबी कुतुबैन में कौन सा फ़र्क दिखाई देता है? शुमाली निस्फुर्रे में ये रवें घड़ी की कांटों की सिमत में बहती है और जुनूबी निस्फुर्रे में ये घड़ी की कांटों की मुखालिफ सिमत में बहती है। जहाँ दोनों रवें यकजा हो जाती है वहाँ ख़ास तौर पर क्या असर मुर्तिब होता है? जहाँ दोनों रवें यकजा हो जाती है उस इलाके में गहरी धुंध पैदा हो जाती है। दोनों रवें यकजा होने वाले साहिली इलाकों की बस्तियों और वहाँ के पेशों में क्या रब्त होता है? दोनों रवें यकजा होने वाले साहिली इलाके में गहरी धुंध पैदा होने की वजह से वहाँ पर मछलियों की पैदावार बढ़ जाती है, इसलिए इस साहिली इलाकों में लोग माहीगिरी का पेशा अपनाते हैं। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि समंदरी रवें ख़ास तौर पर समंदरी पानी, हरारत, नमकीनियत, समंदरी पानी की कसाफत और सयाराती हवाओं की वजह से पैदा होती है। इनके अलावा रवों की बहने की सिमत और इनकी रफ्तार की कुछ दिगर वजूहात भी है जो हम अभी मालूमात हासिल करेंगे। ज़मीन की महवरी गर्दिश। ज़मीन की गर्दिश की वजह से शुमाली निस्फुर्रे में समंदरी रवें घड़ी के कांटों की सिमत में बहती है। इसी तरह जुनूबी निस्फुर्रे में ये घड़ी के कांटों की मुखालिफ सिमत में बहती है। ज़मीन की बनावट। साहिली बनावट के मुताबिक समंदरी रवों की सिमतें बहरी रवों की उमूमी रफ्तार 2 से 10 किलोमीटर फी घंटा होती है। इन बहरों को सर्द और गर्म रवों में तकसीम किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं बहरे हिंद की समंदरी रवें? बहरुल काहिल और बहरे ओकियानुस में समंदरी रवों के निज़ाम में यकसानियत पाई जाती है, यानी बहरे हिंद के रवों का चक्कर मुख्तलिफ है। बहरे हिंद शुमाल की जानिब ज़मीन से घिरा हुआ है। ख़त इस्तवा की वजह से बहरे हिंद शुमाल और जुनूब 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। इस बहरे आज़म पर मौसमी हवा का ज़बरदस्त असर है। मौसम के मुताबिक ये हवाएं अपनी सिमत बदलती है। इस वजह से मौसम गर्मा में बहरे हिंद में बहरी रवें घड़ी के कांटों की सिमत में बहती है, जबकि सरमा में इसके मुखालिफ सिमत में बहती है। बहरी रवों का इंसानी ज़िंदगी पर असर। साहिली इलाकों की आबो हवा पर बहरी रवों का ख़ास असर होता है। गर्म रवें सर्द इलाके के जिस साहिल से गुज़रती है वहाँ की आबो हवा गर्म हो जाती है। बाज़ इलाकों में बारिश का तनासुब बढ़ जाता है, मसलन मगरबी यूरोप, जुनूबी अलास्का और जापान के साहिल से गुज़रने वाली गर्म रव की वजह से वहाँ की सर्दी कम होकर आबो हवा गर्म बन जाती है और वहाँ बंदरगाहें मौसम सरमा में भी बर्फ़ से महफूज रहती है। अगर बहरी मौजें ना होती तो समंदर और बहरे आज़मों के पानी में तमूज ना होता, यानी हरकत ना होती और समंदरी हैवानात को ग़िज़ा हासिल ना होती। नतीजा ये होता कि समंदरी हैवानात और वहाँ के दिगर माहौली निज़ाम महदूद होकर रह जाते। गर्म और सर्द रवें जहाँ एक दूसरे से मिलती है, इस इलाके में नबातात, काई और प्लैंकटन वगैरह की नशोनुमा होती है। मछलियों के लिए ये ग़िज़ा होती है। इस वजह से वहाँ कसरत से मछलियाँ पाई जाती है। इनकी पैदाइश भी वहीं होती है, इसलिए ऐसे इलाकों में माहीगिरी के खित्ते तैयार हो गए हैं। बहरे अटलांटिक में बर-ए-आज़म अमेरिका के करीब ग्रैंड बैंक, बर-ए-आज़म यूरोप के करीब डॉगर बैंक वगैरह इनकी चंद मिसालें हैं। गर्म और सर्द रवें जहाँ मिलती है वहाँ गहरी धुंध छा जाती है। ऐसी धुंध आमदरफ्त के लिए नुकसानदा होती है और इसमें रुकावट पैदा करती है। न्यू फाउंडलैंड जजीरे के करीब खलीजी गर्म
اور لیبراڈور سرد روے ایک دوسرے سے ملتی ہے، اس وجہ سے نہایت گہری دھند چھا جاتی ہے۔ سرد بحری رووں کے ذریعے قطبین کی جانب سے برفانی تودے بہا کر لائے جاتے ہیں۔ ایسے برفانی تودے سمندری راستوں میں آ جائے تو جہازوں کے لیے خطرہ ثابت ہوتے ہیں۔ بحری روے آبی آمد و رفت کے نقطہ نظر سے اہم ہوتی ہے۔ بحری رووں کے مطابق آبی آمد و رفت کی جائے تو جہاز کی رفتار بڑھ کر وقت اور ایندھن کے خرچ میں کمی آتی ہے اور آمد و رفت کم خرچ میں ہو سکتی ہے۔ سرد رووں سے لگے ہوئے ساحلی علاقوں پر بارش کا تناسب کم ہوتا ہے، مثلاً پیرو، چلی اور جنوب مغربی افریقہ کے بنجر ریگستانی علاقے۔ گہرائی میں بہنے والی بحری روے 500 میٹر سے زیادہ گہرائی والے پانی میں بھی بحری روے ہوتی ہے، انہیں گہرائی میں بہنے والی بحری روے کہتے ہیں۔ گہرائی میں بہنے والی یہ روے بحر اعظموں کے مختلف علاقوں کے پانی کی حرارت اور کثافت کے اختلاف کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اسے حرارت نمکینیت کا دوران کہا جاتا ہے۔ یہ روے سمندر کی گہرائی تک بہنے والی روے ہوتی ہے۔ سمندر کے پانی کی گہرائی میں یہ دریاؤں کی مانند ہمیشہ بہتی رہتی ہیں۔ پانی کی حرارت بھی گہرائی میں بہنے والی رووں کے بننے کی وجہ ہے۔ گرم پانی کی نمکینیت کم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کثافت بھی کم ہوتی ہے۔ ایسا پانی سمندر کی سطح پر آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس سرد پانی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ پانی کی اس ہلچل کی وجہ سے رویں پیدا ہوتی ہے۔ عموماً گرین لینڈ اور یورپی براعظموں کے علاقوں میں سمندر کی سطح کا پانی سمندر کی زیادہ گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ یہ پانی گہرائی میں بہتے ہوئے انٹارکٹیکا تک پہنچتا ہے۔ وہاں پانی کا بہاؤ عمودی ہو کر وہ سطح سمندر پر پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح سمندروں کے تمام پانی کی تقسیم عمل میں آتی رہتی ہے۔ پانی کی دوبارہ تقسیم کا عمل 500 سال میں ہوتا ہے۔ پانی کی اس قسم کی ہلچل کو نقل و حمل کے پٹے پر ہونے والی حرکت بھی کہتے ہیں۔ گہری بحری رووں کی اہمیت۔ حرارت اور نمکینیت کی بنا پر گردش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر سمندری پانی کی نقل و حرکت ہوتی ہے۔ اس گردش کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی سطح سے تہہ کی جانب اور تہہ سے سطح کی جانب حرکت کرتا ہے۔ سطح کا گرم پانی تہہ کی جانب اور تہہ سے مقوی مادوں سے مالا مال اور سرد پانی سطح کی جانب لے جایا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بحری رووں کے دائروی خاکوں کی وجہ سے بحر اعظموں کے بعض حصوں میں مخصوص صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایسے علاقے کو گورس کہتے ہیں۔ بحر اٹلانٹکا میں سرگاسو سمندر اسی طرح بحری رووں کے دائروی تواتر کی وجہ سے وجود میں آیا ہوا علاقہ ہے۔ اس کی سرحد زمینی حصے سے نہیں بلکہ بحری رووں کے مختلف دائروی خاکوں کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوئی ہے۔ سرگاسم نام کی سمندری گھاس کی وجہ سے اس علاقے کو سرگاسو کہا جاتا ہے۔ یہاں سمندری پانی تھما ہوا ہوتا ہے۔ اس سمندر کی چوڑائی 1100 کلومیٹر اور لمبائی 3200 کلومیٹر ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بحری روے ساحل سے ایک دم قریب سے نہیں بہتی، وہ عموماً غرق آب زمین کی نصف سرحد سے بہتی ہے۔ بحری رووں کی رفتار اگرچہ کم ہوتی ہے مگر وہ اپنے ساتھ بڑی مقدار میں پانی بہاتی ہے۔ مغربی ہواؤں کے زیر اثر وسط طول البلد کے آس پاس بحری روے مغرب سے مشرق کی جانب بہتی ہے۔ البتہ خط استوائی روے مشرق سے مغرب کی جانب بہتی ہے۔ اس وجہ سے بحری رووں کا دائروی خاکہ تیار ہو جاتا ہے۔ بچوں، آج ہم نے بحری روے یعنی اوشین کرنٹ اس سبق کی معلومات حاصل کریں۔ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ میرے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔